हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू एलमी एजुकेशन। मैं हूं प्रमोद और 11th क्लास के बच्चों के लिए हम देख रहे हैं बेसिक फंडामेंटल कोर्स। इस बेसिक फंडामेंटल सीरीज के अंदर हम कवर कर रहे हैं 11th क्लास के जितने भी छोटे मोटे टॉपिक है, जितने भी बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स है जो आपको फिजिक्स पढ़ने में, मैथमेटिक्स पढ़ने में आपको काम में आता है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको किस तरीके से कब कहाँ यूज होंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। बट अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके मुट्ठी में रहेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आपको बहुत बढ़िया है, तो 100% गारंटी कि जब आप 12th क्लास पढ़ोगे, जब आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको कभी तकलीफ नहीं जाएगी। इस सीरीज के अंदर में हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले विथ वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक हमने देखा हुआ है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 के अंदर में इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, फॉर्मूले क्या होते हैं, वो सारे देखे हुए हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन को कैसे यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, जहां पर चीजें टाइम टू टाइम आपका या फिर डिस्प्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज होता रहता है। तो इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से देखते हो तो 12th क्लास में यूज होने वाले इन कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत ही आसानी से लगा पाओगे। कौन से कॉन्सेप्ट्स किस चैप्टर में यूज होगा, तो आपको चैप्टर मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपको चैप्टर मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। इन सभी चैप्टर्स के अंदर में ये बेसिक कोर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। हो सकता है आपको ये कोई ना बताए कि ये क्यों लगाना है, बट आज आप यहाँ पर सीख जाओगे कि इस इंटीग्रेशन को उस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे लगाया क्यों, हम उस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में इस इंटीग्रेशन को कैसे यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। तो कॉपी निकालिए और हेडिंग लगाइए, हाउ टू यूज इंटीग्रेशन टू सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम, पुट हेडिंग। एंड इस चीज को आपको मैं पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे करके आगे बढ़ाऊंगा एंड दो एग्जांपल्स लेंगे। दो एग्जांपल्स आपके 11th क्लास की टेक्स्ट बुक्स में से ही उठाएंगे, जो कि आपके शायद टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, बट बेसिक कोर कॉन्सेप्ट जो है वो उन्हीं से सॉल्व होने वाला है। तो एक एग्जांपल उठाएंगे ग्रेविटेशन का, एक उठाएंगे हम आपके सेंटर ऑफ मास का, एंड दिखाएंगे कि देखो जो चीज आप पढ़ते हो वो बिल्कुल इस इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को ही लगा के निकल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बेटा जब भी पढ़ते हैं आपका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लगाना क्यों है, सबसे पहले ये समझो। इंटीग्रेशन हम तब लगाते हैं जब आपकी कोई भी चीज कॉन्टिन्यूसली वेरी हो रही है, आपका विथ रिस्पेक्ट टू मे बी डिस्टेंस मे बी टाइम। तो फॉर फॉर कॉन्टिन्यूस चेंज, फॉर कॉन्टिन्यूस चेंज वी यूज वी यूज इंटीग्रेशन वी यूज इंटीग्रेशन। जब भी कोई चीज़ आपकी कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी तो आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन को समझोगे तो ही आप वहां पर अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को लगा पाओगे एंड उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जहां पर ये यूज होने वाला है सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब कॉन्टिन्यूस चेंज जब भी रहेगा तब लगाएंगे इंटीग्रेशन। करता क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन करता है आपके इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक करना, इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक करता है एंड उन छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करता है। अब ये बोलोगे इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक क्यों करना है, तो इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक इसलिए करना है क्योंकि जब आपका कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है तब हमें वहां पर इंडिविजुअल काउंटिंग नहीं मिलती। इंडिविजुअल इंडिविजुअल काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। जब इंडिविजुअल काउंटिंग पॉसिबल नहीं होती है तो फिर हम लगाते हैं इंटीग्रेशन, जिसके लिए हम लेते हैं एक एलिमेंटल लेंथ। और हम ये मानते हैं कि अगर इस एलिमेंटल लेंथ को हम पॉइंट माने, एक चीज माने, एक डिस्क्रीट इंडिविजुअल काउंटिंग माने, तो जिस तरीके से आपका इस छोटे से एलिमेंटल लेंथ पे, एलिमेंटल चीज पे आपका अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला, वैसे ही पूरे के पूरे एलिमेंट पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। बस डिफरेंस यही है कि हम इन्फिनाइट बार वो एलिमेंटल लेंथ ले करके ऐड नहीं कर सकते। तो ये इन्फिनाइट बार तोड़ने का काम करता है इंटीग्रेशन, एंड फिर उन तोड़े हुए पार्ट को जोड़ने का काम करता है इंटीग्रेशन। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर एक रॉड। ये हुआ एक रॉड जिसका लेंथ है एल।
लेंथ है L, एंड इस रॉड का मास मान लीजिए है कैपिटल M। अब इस रॉड से d डिस्टेंस पे कोई एक छोटा सा मास रखा है, लेट्स सपोज स्मॉल m। मेरा सवाल ये है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास स्मॉल m ड्यू टू दिस रॉड। तो क्वेश्चन ही है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल पॉइंट मास ड्यू टू अ स्ट्रेट यूनिफॉर्म रॉड। अब पहले समझिए कि हमें करना क्या है। जब हम बेटा ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें इस फॉर्मूले से ये चीज पता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ का, m1 और m2, इन दो मासेस का। वेरी गुड। अगर आप इस मास की बात करोगे तो इस मास का सेंटर ऑफ मास कहीं इसके सेंटर में आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हम यहाँ पर जी एम कैपिटल एम और ये जो डिस्टेंस है उसे हम लिख दें डी प्लस एल बाई टू, कि हाफ में रहेगा तो यहाँ बनेगा एल बाई टू, यहाँ बनेगा एल बाई टू। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, क्या हम एफ जी इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन में डी प्लस एल बाई टू का स्क्वायर करके आंसर कर दें। ऐसा आप आंसर लिख तो सकते हो, बट ये आंसर एक्चुअली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, तो ध्यान समझिए। इस मास से आपने डायरेक्टली यहां पर मास ले लिया, बट ये एम यहां पर थोड़ी रखा है। हम तो ये अज्यूम करते हैं कि ये वाला मास यहां पे रखा है उसके सेंटर ऑफ मास पे, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल केस हियर। मास तो आपका एक्सटेंडेड है, मास तो आपका फैला हुआ है। तो ये बात आप कैसे बोल सकते हो कि पूरा का पूरा मास इस सेंटर पे रखा हुआ है? नहीं बोल सकते आप ये बात। और जब आप ये बात नहीं बोल सकते, तो फिर मेरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या यहाँ पर कोई मास नहीं है? है। क्या उस मास का कोई डिस्टेंस है? हाँ है, डी है। क्या यहाँ पर कोई मास नहीं है? हाँ है। क्या उसका डिस्टेंस डी है? नहीं है। क्या एल बाय टू है? नहीं है। डी प्लस समथिंग है। तो जैसे ही आपका ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वैसे ही ये फोर्स आपका थोड़ा सा घट जाएगा। अब जैसे जैसे आप मासेस लेते जाओगे, वैसे वैसे आपका फोर्स घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे जैसे आप मासेस लेते जाओगे, वैसे वैसे आपका फोर्स घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। हो क्या रहा है, कॉन्टिन्यूअसली डिस्टेंस के चेंज होने से आपका फोर्स बदल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस ले सकता हूँ। अब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैं फोर्स ले करके ऐड करूंगा तो मेरा तो पूरा एक जन्म बीत जाएगा करने में। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लगा सकते हैं इंटीग्रेशन, जहां पर इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक करेगा एंड देन फिर उसको ऐड करेगा। तो अब देखिए कैसे लगाना है इंटीग्रेशन। लेट्स स्टार्ट। फॉर सच केसेस हमें यूज तो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला ही करना है, बट वो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला हम पूरी रॉड पे एक बार में नहीं, हम लगाएंगे किसी एक छोटे से एलिमेंटल मास जिसका मास है डीएम, और इस मास का थिकनेस है आपका डीएक्स, और ये मास रखा हुआ है आपका एक्स डिस्टेंस पे। तो क्या बनेगा आपका ग्रेविटेशनल फॉर्मूला फॉर दिस स्मॉल मास डीएम एंड दिस मास एम? ग्रेविटेशनल फॉर्मूला इक्वल्स टू कैपिटल जी मास एम स्मॉल डीएम अपॉन में एम और डीएम का डिस्टेंस है आपका एक्स, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। और ये आप लोग फोर्स छोटे से मास से निकाल रहे हो, इसलिए ये फोर्स भी रहेगा छोटा सा डीएफ। बढ़िया। अब अगर आपको पूरा निकालना है फोर्स,
तो आप लगाइए इंटीग्रेशन डी एफ जी, जिससे आपको मिलेगा पूरा का पूरा फोर्स एफ जी। अब इस डी एफ के बदले इस एरो करो रिप्लेस, क्या मिलेगा? एफ जी इक्वल टू इंटीग्रेशन जी एम डी एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से क्या आप देख पा रहे हो, इस डेरिवेटिव के अंदर में आपको डीएम, ये छोटा सा एलिमेंटल लेंथ है तो वेरिएबल है, हाँ है। ये एक्स, जैसे जैसे डीएम की पोजीशन बदली जाएगी, क्या ये एक्स बदलेगा? हाँ बदलेगा। इसका मतलब ये डीएम भी वेरिएबल है और ये एक्स भी वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल टर्म्स है, वेरिएबल टर्म्स। ये वेरिएबल टर्म्स आपका जैसे जैसे आपका एक्स बदलता जाएगा वैसे वैसे डीएम बदलता जाएगा, या फिर मैं बोलूँ डीएम का पोजीशन चेंज करोगे तो आपका एक्स बदल जाएगा। तो इस केस में करेंगे क्या? दो इंटीग्रेशन एक ही, दो वेरिएबल एक ही इंटीग्रेशन में सॉल्व नहीं हो सकते, इसीलिए हम इन दो वेरिएबल को किसी एक सिंगल वेरिएबल में लेकर के आएंगे। वो कैसे लेकर के आएंगे, ध्यान से देखिए। क्या पूरा का पूरा मास आपके पूरे लेंथ एल में था? कैपिटल एम कैपिटल एल में था, बढ़िया। क्या छोटा सा मास छोटी सी लेंथ में था? हाँ छोटी सी लेंथ में था। तो ज, ये एक ट्रिक नहीं, ये एक होल कॉन्सेप्ट है बेटा। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी, क्या बोलते हैं इसको? यूनिटरी एनालिसिस, जहां पर यूनिट मास यूनिट लेंथ लेकर के हम करते हैं आपका क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला? टोटल मास टोटल लेंथ में था, छोटा सा मास छोटी सी लेंथ में है। देन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा m, नीचे गया l, ऊपर आया dm, नीचे गया dx। dm को यहीं रहने दीजिए, dx वहां भेज दीजिए। आपको मिलेगा m बाय एल इंटू डी एक्स इक्वल टू डी एम। अब इस dm को आप यहां कर सकते हो चेंज। आपको मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन कैपिटल जी स्मॉल m, dm क्या है बेटा? dm इज m बाय एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ ये स्मॉल एलिमेंट पॉइंट मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कैपिटल एम और लेंथ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। जी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो जो जो कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें आप लिख लीजिए बाहर, और जो वेरिएबल है वो रहेगा आपका इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, नीचे से ऊपर गया तो एक्स का पावर -2 और यहाँ हुआ डी एक्स। नाउ टेल मी, ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? यहाँ से देखोगे तो सबसे पहली बार एक बंदा एलिमेंट को यहाँ लेता शायद, तो यहाँ पर x हो सकता था। अगला बंदा शायद x यहाँ लेता तो उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ बदलता। तो शुरू यहाँ से करते करते एंडिंग तक कोई भी कहीं भी dx को ले सकता था, dm को ले सकता था। इसका मतलब ये x की वैल्यू शुरू हो सकती है d से और खत्म हो सकती है आपकी d प्लस एल तक। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो फिर लिमिट क्या लगेगी? लिमिट लगेगी आपकी, शुरू कर सकते हैं d से, खत्म करेंगे d प्लस एल तक में। तो लिमिट लेना कैसे होता है? लिमिट लेना होता है आपको, शुरू कहाँ हो सकता है, पहला एलिमेंट कहाँ कंसिडर किया जा सकता है। जहां पहला एलिमेंट कंसीडर किया जा सकता है वहां पर लेंगे पहला इनिशियल लिमिट, एंड जहां आपका लास्ट एलिमेंट लिया जा सकता है वहां लेंगे फाइनल एलिमेंट, फाइनल लिमिट। तो इनिशियल एंड फाइनल लिमिट आपने लिख दिया। अब करिए आपका इंटीग्रेशन। बताइए x का पावर -2, क्या इसके लिए फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? इंटीग्रेशन x का पावर n dx इक्वल्स टू एक्स का पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। लिमिट नहीं दिया है तो प्लस सी लगाइए, लिमिट दिया है तो प्लस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर n इज इक्वल टू एक्स का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। चलिए अप्लाई करिए इसमें ये फॉर्मूला। आपको मिलेगा कैपिटल जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन एल इंटू एक्स का पावर -2 प्लस वन
-2 + 1 कहाँ से कहाँ? डी से लेकर के डी प्लस एल तक। बढ़िया। ये हो गया कैपिटल जी, स्मॉल एम, कैपिटल एम बाय एल और यहाँ पर -2 + 1 -1 ये हुआ आपका x का पावर -1 और यहाँ हुआ आपका -2 + 1 -1 वो माइनस लिख लिया मैंने बाहर, ये आ गया बाहर। और ये हो रहा है आपका चेंज डी से लेकर के डी प्लस एल तक। नाउ x का पावर -1 इज़ 1/x माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाय एल 1/x डी डी प्लस एल। नाउ लिमिट में कैसे करना पुट पुट करते हैं? फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट मतलब एक बार x के बदले d प्लस एल फिर माइनस एक बार x के बदले d तो आपको मिलेगा फॉर्मूला माइनस जी एम एम अपॉन एल 1/d प्लस एल माइनस 1/d। ये हुआ फॉर्मूला। ना यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपको मिलेगा d माइनस डी प्लस एल अपॉन में d इंटू डी प्लस एल माइनस के अंदर माइनस डी माइनस एल डी से डी कैंसल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जी एम कैपिटल एम यहाँ मिला एल और यहाँ आया एल इंटू डी प्लस एल ये एल से ये एल कैंसल आपको मिलेगा कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डी प्लस एल ये हुआ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ड्यू टू रॉड ऑन अ पॉइंट मास। नाउ यू सी द ब्यूटी। आप क्या सोच रहे थे d प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर आएगा, एक्चुअली फॉर्मूला क्या आया जी एम एम अपॉन में डी प्लस एल। आप सोच कुछ और रहे थे, फॉर्मूला यहाँ पर कुछ और ही आया हुआ है। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। आप किस तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई करके फॉर्मूला निकाल रहे हो। बच्चों को लगता है कि ये तो बहुत ही सिंपल सा था, ये बहुत ही सिंपल है। टीचरों को बहुत सारे टीचरों को लगता है कि ये तो कितनी सिंपल सी चीज़ है, इनको आ क्यों नहीं रही है। बच्चों को समझ ही इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लगाना क्यों है, लगाना कैसे है और अगला नया क्वेश्चन आएगा तो कब लगाऊंगा मैं इसको। उन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। बट आज के बाद ये मत बोलिएगा कि सर हमें क्लैरिटी नहीं है। आज के बाद आपको पता रहेगा कि इंटीग्रेशन कैसे और क्यों लगाना है। कौन सी सिचुएशन आएगी, इन्फिनाइट पार्ट से ब्रेक करना रहेगा तब वो सिचुएशन आएगी। क्यों आएगी वो सिचुएशन? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस में आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे कि सर 50 है, 100 है, 1000 है, लाख है, काउंटिंग नहीं पॉसिबल है। इसके अंदर में मैं 1 करोड़ मास ले लूँ, कोई बोलेगा सर मैं 1 करोड़ नहीं मैं 10 करोड़ मास लूँगा, कोई बोलेगा मैं 1 अरब मास लूँगा। कोई भी कितना ले सकता है मास? कितने भी एलिमेंट काट सकता है, कितना भी छोटा एलिमेंट काट सकता है। तो काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। जब काउंटिंग पॉसिबल नहीं है तो लगाते हैं इंटीग्रेशन। नाउ आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसका आप ले लीजिए इंटीग्रेशन, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट एंड प्लीज इसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर आप इसको नोट्स में लिखोगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी आगे के लिए। सो नाउ वी विल डू वन मोर डेरिवेशन। एक बार और एक और चीज़ सिखाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको, इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे आएगा तो ये फॉर्मूला आएगा। L/2 पे कैसे आएगा? L/2 कहाँ से आया? मन किया बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। मैथमेटिकली ये चीज़ प्रूव भी तो होनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है, इस यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 पे रहेगा, बैलेंसिंग L/2 पे होनी चाहिए। बैलेंसिंग करना है आपको, आप ऐसे रहिए, अपने हाथ को लेके जाइए, देखिए बराबर आपका सेंटर में हाथ आएगा। तो बिल्कुल बैलेंसिंग हो रही है L/2 पे। हमें पता है L/2 पे बैलेंसिंग होगी। हम इतना तो समझ में आता है, इतना कॉमन सेंस हमारे पास है ही है। बट क्या मैथमेटिक्स इसको प्रूव कर सकता है? क्या हम इंटीग्रेशन वहाँ पर लगा सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड, जिससे और कॉन्फिडेंस आएगा कि ओके 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 ये इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा करके हम निकाल रहे हैं आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे क्लीन करते हैं एंड एक और करते हैं डेरिवेशन। तो चलिए फिर अब निकालते हैं सेंटर ऑफ मास रॉड का। सेंटर ऑफ मास रॉड का जब निकालेंगे तो और क्लैरिटी बनेगी कि इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई करना है। तो आप लगाइए हेडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ
यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म थीन रॉड। आगे बढ़ने से पहले सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ चीज़ आपको मैं बता दूं। सबसे पहला तो फॉर्मूला फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट मास सिस्टम का, डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट बेटा उसको बोलते हैं जहां पर आपके मासेस की काउंटिंग पॉसिबल है। तो वहां लगाते हैं हम फॉर्मूला आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समीशन ऑफ एम आर अपॉन में समीशन ऑफ एम। ये एम आई आर आई एम आई, आई क्या है, आई की वैल्यू 1 से लेकर के आपकी एन तक चेंज हो सकती है, ये वो फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपका होता है कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम के लिए, जिसमें आर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा मास डीएम इंटू आर अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। अब एक चीज बताइए, हम क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, जिसमें क्या क्या करना पड़ता है, कब लगाते हैं, जब कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है। तो दो में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड नंबर का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यही तो है आपका इंटीग्रेशन। तो ये क्यों पढ़ेंगे, ऑब्वियसली हम आपको सिखा रहे हैं इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान से, तो मान लीजिए, अच्छा एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको इसके लिए। सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज डिफाइंड बेस्ड ऑन सम ओरिजिन, ऑलवेज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। तो सबसे पहले आपको ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा। उस ओरिजिन के डिफिनेशन के बेस पे, या फिर ओरिजिन जब डिफाइन कर दोगे तो ही आप बना पाओगे आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। चलिए फिर शुरू करते हैं, लिखिए। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ है L एंड जिसका मास है M। इस रॉड के लिए मैं इस पॉइंट को मान रहा हूं ओरिजिन 0,0। तो हम लगाएंगे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जो होगा इंटीग्रेशन dm इंटू आर अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब ये थीन रॉड है तो इसका y में तो कुछ एक्सपांशन नहीं है, दिखाने के लिए थोड़ा थिक बनाया हुआ है। इसका एक्सपांशन सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में है। तो इस सेंटर ऑफ मास में से हम सिर्फ निकालेंगे x एक्सिस का फॉर्मूला, जो बनेगा आपका x में सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन dm। अगर y होता तो y और y यहाँ पे कर लेते रिप्लेस। अब बोलिए क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंटल मास लेंगे सर, हमें वही आता है। तो लीजिए, ये लिया छोटा सा एलिमेंटल मास, मास लिया dm, इसका छोटा सा थिकनेस हो गया dx, और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हो गया मान लीजिए x। अब ये dm की अगर पोजीशन चेंज होगी तो आपका x का वैल्यू भी चेंज होगा। बिल्कुल सही बात है सर, जैसे जैसे dm चेंज करोगे वैसे वैसे आपका x चेंज होता रहेगा। सही बात, मतलब dm भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। जब दोनों वेरिएबल है आपके, तो दो वेरिएबल एक इंटीग्रेशन के अंदर तो सॉल्व नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो जब अगर आपको दोनों को सॉल्व करना ही है तो फिर दोनों को किसी न किसी एक टर्म में लेके आना पड़ेगा। चलिए लेकर के आते हैं। उसके उसके लिए सिखाया आपको पूरा मास पूरी लेंथ में, तो छोटा सा मास छोटी सी लेंथ में dx में, और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको मिलेगा dm गया इधर, dx गया उधर, तो m और l आया नीचे, m बाय एल इंटू डी एक्स एंड dm आगे साइड में, ये आपका dm। तो dm के बदले इसे कर देंगे रिप्लेस, एंड नीचे का छोटा छोटा dm 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 पूरा का पूरा m बन जाएगा। तो आपको मिल जाएगा x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन dm के बदले m बाय एल डी एक्स इंटू में x अपॉन नीचे dm 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 हो गया m। बढ़िया, ये m बाय एल बाहर, ये m बाहर, आपको मिलेगा m बाय एल अपॉन में m इंटीग्रेशन x dx
क्या एक वेरिएबल, क्या एक रिस्पेक्ट, वही वेरिएबल वही रिस्पेक्ट, मतलब कि अब इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकता है क्योंकि एक ही बचा है वेरिएबल। बताइए लिमिट क्या होगी? क्या लिमिट x की शुरुआत सबसे पहला एलिमेंट स्टार्टिंग में लिया जा सकता था? तो पहला वैल्यू क्या है? 0। क्या लास्ट वेरिएबल लास्ट में लिया जा सकता है? क्या वहाँ वैल्यू आपके x की l होगी? हाँ, तो लिमिट बनेगा 0 से लेके l तक। बढ़िया। अब करिए इसको सिंप्लीफाई। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो m से m कैंसल, आपको मिलेगा 1 अपॉन l। x का पावर 1 है तो x का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से l तक। और यहाँ लिखा था फॉर्मूला पिछले डेरिवेशन के अंदर में, सेम फॉर्मूला लगाया बेटा। ये हो गया 1 बाय l। यहाँ पर x के बदले एक बार l, एक बार x के बदले 0। ये हो गया l का पावर 2 बाय 2 माइनस 0 का पावर 2 बाय 2। ये जो 0 हो गया, ये हो गया l बाय 2। तो 1 बाय l इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2, एक ऐसे एक l कैंसल, आपको मिला l बाय 2। देखो x का सेंटर ऑफ मास क्या आया? बताया था कि x का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल l बाय 2 पे आएगा। हम ऑलरेडी लॉजिक से बात पता रखे थे, बट मैथमेटिकली भी देखो प्रूफ हो गया। इससे ये होता है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना एंड कॉन्सेप्ट को वेरीफाई भी कर लेना। अब कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि क्यों लगाना है इंटीग्रेशन। अब कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि इंटीग्रेशन को फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं हमें समझ में नहीं आता। अब आएगा समझ में अच्छे से। दोनों एग्जाम्पल्स को फिर से रिपीट करके देखिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए, कमेंट में लिखिए कि सर हमें ये स्टेप समझ में नहीं आई। दिस इज हाउ वी अप्लाई इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। दिस इज हाउ वी टेक अ यूज ऑफ इंटीग्रेशन। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रॉड का मैंने करवाया, शीट का आप खुद करिए। शीट के लिए एक्स भी रहेगा वाई भी रहेगा, तो एक्स और वाई दोनों में आपके आंसर आएंगे। तो अगर लेंथ ले रहे हो एक्स में एल, तो आपका एक्स पे बनेगा सेंटर ऑफ मास एल बाय 2 पे। अगर वाई में ले रहे हो ब्रेड्थ, तो वाई मिलेगा आपको सेंटर ऑफ मास बी बाय 2 पे। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आएगा एक्स सेंटर ऑफ मास कॉमा वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू एल बाय 2 कॉमा बी बाय 2। घर जाइए, घर में, अब घर में ही हो आप लोग तो घर में बैठिए और उसको अप्लाई करिए एंड देखिए कि कैसे फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाला जा रहा है। आई होप दिस लेक्चर्स आर यूजफुल। यू आर टेकिंग एडवांटेज, यू आर क्लियरिंग योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम दिस लेक्चर्स। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।